कैसे लिखेंगे? लिखो आप इसमें थोड़ा सा आर्टिकल 161 के तहत आर्टिकल 161 के तहत राज्यपाल को राष्ट्रपति के समान अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को राष्ट्रपति के समान क्षमादान की शक्तियां प्राप्त है ना? कौन सी? क्षमादान की शक्तियां प्राप्त है। लेकिन राज्यपाल की शक्ति एवं क्या हुआ? गिरा ना? लेकिन राज्यपाल की शक्ति एवं राष्ट्रपति की शक्ति में राज्यपाल की शक्ति एवं राष्ट्रपति की शक्ति में निम्नलिखित अंतर है। ये अच्छे से लर्न करना। प्रश्न ये पूछा जाता है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो क्षमादान की शक्ति है, पार्डनिंग पावर है, उसमें डिफरेंस क्या है? ठीक है, पहला पॉइंट लिखो आप। राष्ट्रपति मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है। मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है, लेकिन राज्यपाल नहीं कर सकता। आया समझ में? राष्ट्रपति क्या कर सकता है? किसी व्यक्ति को अगर मृत्युदंड प्राप्त है तो राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, पर राज्यपाल को यह अधिकार नहीं होता है। समझ में आया ना? सेकंड पॉइंट लिखो हम। लिखिए, राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय के द्वारा दिए गए दंड को क्षमा कर सकता है, लेकिन राज्यपाल नहीं कर सकता। आया समझ में? है ना? सैन्य न्यायालय ने अगर कोई दंड दिया है तो उस दंड के विरुद्ध राष्ट्रपति के सामने अपील की जा सकती है, पर राज्यपाल के सामने अपील नहीं की जा सकती, क्योंकि सेना भारत की होती है, राज्य की नहीं होती। समझ में आया? इसलिए राज्यपाल का अधिकार नहीं है। समझ गए ना सब लोग? ठीक है, न्यायिक शक्ति में नेक्स्ट लाइन को हम अनुच्छेद 233 के तहत आर्टिकल 233 के तहत राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। समझ गए? अगर ये पूछा जाता है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, तो राज्यपाल के द्वारा, है ना? नेक्स्ट पॉइंट लिखो हम। आर्टिकल 234 के तहत
234 के तहत राज्यपाल जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ठीक है, जिला न्यायाधीश के अलावा अन्य अगर न्यायाधीश नियुक्त कर लें तो वो भी नियुक्त कौन करेगा? राज्यपाल। नेक्स्ट पॉइंट को इंपॉर्टेंट कराना, अनुच्छेद 219 के तहत आर्टिकल 219, अनुच्छेद 219 के तहत राज्यपाल राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है ना? उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश उन्हें शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल। एक लाइन में लिखो न्यायिक शक्ति में, अनुच्छेद 217 के तहत जब राष्ट्रपति राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है तो राज्य के राज्यपाल से परामर्श करता है। और वेरी इंपॉर्टेंट लगाना, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ऑर्डिनेंस पावर, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ब्रैकेट में लिखना अनुच्छेद 213, आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट लगाना इसका, अनुच्छेद 213। अध्यादेश क्या होता है? कितने लोग नहीं समझते हो अध्यादेश? ऑर्डिनेंस। और कितने लोग समझते हो? और बाकी लोग? हम एक बात जो होगा हमें पता चल जाएगा। इधर से आप कहीं किए आपने राष्ट्रपति पढ़ाया? प्रेसिडेंट पढ़ाया? पढ़ाया ना? आपने भी पढ़ाया राष्ट्रपति? नहीं पढ़ाया? क्लास में नहीं थे। देखो अध्यादेश का मतलब क्या होता है पहले ये बताना चाहिए आपको। राज्य स्तर पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? राज्य के विधानमंडल के पास। अभी तो डिस्कस किया था, पसीना पोछने के चक्कर में 2 नंबर इधर उधर हो जाएंगे तुम्हारे,
ठीक है, फिर पसीना आता है, अब ये चिट्ठी पढ़ दूंगा उस बालक की जिसने लिखी है। नहीं यार, कहाँ पे पढ़ूंगा, जैसे ऐसा लगेगा ना कुछ ज्यादा ही पसीना आ रहा है तब पढ़ूंगा मैं, अच्छा लिखा है उसने, वो हम सब पर लागू होता है। ठीक है, तो अध्यादेश होता क्या है कि राज्य स्तर पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो राज्य के विधानमंडल का है। किसका है? राज्य के विधानमंडल का। राजस्थान का कानून राजस्थान का विधानमंडल बनाएगा, यानी विधानसभा बनाएगी। लेकिन क्या विधानसभा हमेशा सत्र में रहेगी? नहीं रहेगी ना। अगर विधानसभा हमेशा सत्र में रहेगी तो मदनलाल गिलावर जी स्कूलों में कैसे जाएंगे? फिर उनको तो विधानसभा में ही बैठना पड़ेगा फिर। ठीक है, तो विधानसभा हमेशा सत्र में नहीं रहती है। 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मॉनसून सत्र और शीतकालीन सत्र, जो सामान्यतः 1.5-2 महीने के होते हैं। यानी कि पूरे एक साल में से लोग 5 से 6 महीना विधानसभा में बैठते हैं, बाकी टाइम विधानसभा में नहीं होते हैं। अब ऐसे समय में कानून बनाना पड़े जब विधानसभा सत्र में ना हो। समझ में आया? विधानसभा सत्र में नहीं है और आपको कानून बनाना है, तो क्या आप कानून बनाने से पहले विधानसभा का सत्र बुलाएंगे, फिर वहां ड्राफ्ट रखेंगे, फिर उस पर हंगामा होगा, 2-4 कॉपियां पाई जाएगी, तब तक हंगामा बाहर ज्यादा हो जाएगा। तो जब आपको लगता है कि हमें कानून तुरंत बनाना है और इसके लिए हम विधानसभा का सत्र आने तक वेट नहीं कर सकते, तो ऐसी स्थिति में संविधान का अनुच्छेद 213 आर्टिकल 213 राज्यपाल को अस्थायी कानून बनाने का अधिकार देता है। अस्थायी कानून बनाने का अधिकार देता है। वो जो टेम्पररी लॉ बनेगा वही ऑर्डिनेंस है कि राज्य का विधानमंडल सत्र में नहीं है, ऐसी स्थिति में राज्यपाल क्या कर सकता है? अस्थायी कानून बना सकता है। समझ में आया? तो उसे क्या कहा जाएगा? अध्यादेश कहा जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न क्या पूछा जाएगा? पहला तो कि अध्यादेश राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत जारी करेगा? तो 213 के तहत। राज्यपाल किन परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है? तो पहला पॉइंट, जब राज्य विधानमंडल के दोनों सदन सत्र में ना हो। अगर दोनों सदन है, जैसे तेलंगाना के मामले में, आंध्र प्रदेश के मामले में, महाराष्ट्र, कर्नाटक, यूपी और बिहार के मामले में एक पॉइंट लागू हो जाएगा कि जब दोनों सदन सत्र में ना हो। दूसरा पॉइंट, जब कोई एक सदन सत्र में ना हो तो राज्यपाल ऐसी स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है। समझ में आया? अध्यादेश का जीवन काल कितना होगा? तो 6 महीना नहीं, राज्य विधानमंडल का सत्र आरंभ होने के 6 सप्ताह के भीतर वो पारित हो जाना चाहिए। जैसे राज्य विधानमंडल का सत्र आरंभ हुआ, सत्र आरंभ होने के विदिन 6 वीक अध्यादेश पर विधानमंडल का अप्रूवल हो जाना चाहिए। अगर अप्रूवल हो जाएगा तो वो परमानेंट लॉ बन जाएगा, और अगर अप्रूवल नहीं हुआ, अनुमोदन नहीं हुआ, तो वो वहीं समाप्त हो जाएगा। समझ में आया आपके? ये ध्यान रखना है। ठीक है ना? यही अध्यादेश है। प्रश्न क्या पूछा जाएगा? राज्यपाल के द्वारा जारी अध्यादेश पर विधानमंडल को कितने समय में अनुमोदन करना है? जो सत्र आरंभ होने के 6 सप्ताह के भीतर क्या करना है? अनुमोदन करना है। समझ गए ना? समझे कि नहीं? देखो, देखिए, राज्यपाल निम्नलिखित परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिखो। जब राज्य विधानमंडल के दोनों सदन सत्र में ना हो, जब राज्य विधानमंडल के दोनों सदन सत्र में ना हो, पहली कंडीशन, राज्य विधानमंडल के जो दोनों सदन है वो सत्र में ना हो। सेकंड पॉइंट लिखो हम, जब राज्य विधानमंडल का
कोई एक सदन राज्य विधानमंडल का कोई एक सदन सत्र में ना हो, कोई एक सदन सत्र में ना हो। ठीक है, समझ में आया ना? नेक्स्ट लाइन मेरी को, राज्यपाल के द्वारा तीसरा पॉइंट नहीं है, नेक्स्ट लाइन में लिखना है, राज्यपाल के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश एक अस्थायी कानून होता है, एक अस्थायी कानून होता है ना? अस्थायी कानून होता है। राज्य विधानमंडल का सत्र आरंभ होने, राज्य विधानमंडल का सत्र आरंभ होने के 6 सप्ताह के भीतर, राज्य विधानमंडल का सत्र आरंभ होने के 6 सप्ताह के भीतर अध्यादेश विधानमंडल में पारित होना चाहिए, है ना? विधानमंडल में क्या होना चाहिए? पारित होना चाहिए। यदि पारित हो जाता है तो वह स्थायी कानून बन जाता है। वह स्थायी कानून बन जाता है। ठीक है, और यदि पारित नहीं होता है तो, यदि पारित नहीं होता है तो तत्काल समाप्त हो जाता है, तत्काल समाप्त हो जाता है। समझ गए? पारित हो गया तो स्थायी कानून और पारित नहीं हुआ तो समाप्त। समझ में आया? नेक्स्ट आएंगे कौन? अध्यादेश उन्हीं विषय पर जारी किया जा सकता है, उन्हीं विषय पर जारी किया जा सकता है, जारी किया जा सकता है जिन पर विधि बनाने की शक्ति, जिन पर विधि बनाने की शक्ति राज्य विधानमंडल, विधि बनाने की शक्ति क्या लिखोगे? राज्य विधानमंडल को प्राप्त है, को प्राप्त है। ब्रैकेट में लिखना राज्य सूची व समवर्ती सूची के विषय पर, राज्य सूची व समवर्ती सूची के विषय पर। ठीक है, किस पर अध्यादेश जारी होगा? राज्य सूची के विषय हो, समवर्ती सूची के विषय पर जारी होगा, है ना? सभी सूची के विषय पर राज्यपाल से अध्यादेश जारी मत करवा देना, राष्ट्रपति राज्यपाल में लड़ाई हो जाएगी, है ना? राज्य का विधानमंडल जिस विषय पर कानून बना सकता है, अध्यादेश भी उन्हीं विषय पर जारी होगा। ठीक है बात? नेक्स्ट लाइन लिखो।
राज्यपाल अध्यादेश मंत्रिपरिषद के परामर्श राज्यपाल अध्यादेश मंत्रिपरिषद के परामर्श से ही जारी कर सकता है। मंत्रिपरिषद के परामर्श से ही जारी कर सकता है। यह राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति नहीं है। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति नहीं है। ये लाइन समझ में आई? राज्यपाल अपनी मर्जी से अध्यादेश जारी नहीं करता है। मंत्रिपरिषद उसे कहती है कि आप अध्यादेश जारी करो, तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर देता है। ठीक है ना? ये उसकी विवेकाधीन शक्ति नहीं है कि राजस्थान के राज्यपाल का मन कर रहा है कि चलो अध्यादेश जारी करते हैं, ब्रजराज शर्मा जी को नौकरियां गिन ले, मैं तब तक अध्यादेश जारी कर देता हूँ। ठीक है, तो वो जारी नहीं कर सकते। ठीक है ना? नेक्स्ट लाइन लिखो, क्या हुआ? नौकरियों को गिन ले, उधर मदन दिनावर जी नौकरियां दे देते हैं और एक दिन ब्रजराज शर्मा जी दे देते हैं। उधर किरोड़ीलाल मीणा जी और नई नई चीजें लेके आ रहे हैं, बल्कि वो आरएस पेपर की लेके आए कि ये देखो इतना बढ़िया लिख रखा है, ये तो एग्जामिनेशन बोर्ड में तो नहीं लिखा जा सकता। अब तो आरपीएससी की ऐसी स्थिति हो गई है कि हम में से भी कोई बोल देगा ना कि ऐसा हुआ तो लोग बोलेंगे हुआ होगा। ठीक है, मतलब पूरी तरीके से जो क्रेडिबिलिटी थी ना, साख थी, वो मिट्टी में मिल चुकी है। और आरपीएससी को इस साख को वापस लौटाने के लिए कम से कम 3 से 4 एग्जाम को परफेक्ट तरीके से कराने पड़ेंगे, तो लौटेगी, वरना ऐसे मीम्स बनते रहेंगे इनके ऊपर। सोशल मीडिया का टाइम है, कदर समझते नहीं है ये लोग। बिल्कुल हो गया तक। नेक्स्ट लाइन लिखो, लिखिए, राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है। किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है। ठीक है, ये भी राज्यपाल का अधिकार है कि वो कभी भी चाहे अध्यादेश को क्या कर सकता है, वापस ले सकता है। ठीक है, बात आगे बढ़े, उत्तर नहीं है ना? ठीक है, नेक्स्ट निकालो, राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां। नेक्स्ट निकालना है वित्तीय शक्तियां। राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां कौन सी? वित्तीय शक्तियां। ठीक है, वित्तीय शक्तियों में 2-3 पॉइंट याद रखना। एक तो जो राज्यपाल है वो वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम सामान्य भाषा में बजट बोलते हैं, वो राज्य विधानमंडल में रखवाता है। क्या रखवाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण। प्रश्न पूछा जाएगा, वार्षिक वित्तीय विवरण राज्य विधानमंडल में कौन रखवाता है? तो कौन रखवाएगा? राज्यपाल। दूसरा पॉइंट, राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। राज्य वित्त आयोग को पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हमारे सिलेबस में है, पंचायती राज में ही है ना। कितने समय में? प्रत्येक 5 वर्ष के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा। और तीसरा पॉइंट, धन विधेयक राज्यपाल की अनुमति से ही विधानसभा में रखा जाता है। कौन सा विधेयक? धन विधेयक। धन विधेयक या मनी बिल का मतलब होता है एक ऐसा विधेयक जिसमें नया कर लगाना हो, कर हटाना हो, कर में कमी करनी हो, कर में वृद्धि करनी हो, कर में कोई छूट प्रदान करनी, ऐसा कोई भी विधेयक होता है उसे मनी बिल या धन विधेयक कहा जाता है। वो राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही विधानसभा में लाया जाता है, इसलिए राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर करने से इनकार नहीं कर सकता है ना। ऐसा कोई होगा उसे पूछ के रखा कि भाई ये मनी बिल ले जाए, उसने साइन कर दिया ले जाओ, और जब आप पारित करके लाए तब बोल रहा कि अब तो मन नहीं कर रहा है मेरा। ऐसा थोड़ी होता है, पूछ के ले गए कि आपसे पारित होकर आया तो आपको उस पर अनुमति देनी पड़ेगी। समझ में आया? हाँ बोलो ना। हाँ, लिखो, देखिए
संविधान के अनुच्छेद 202 के तहत संविधान के अनुच्छेद 202 के तहत 202 के तहत राज्यपाल वार्षिक वित्तीय विवरण ब्रैकेट में लिख लेना बजट वार्षिक वित्तीय विवरण राज्य विधान मंडल में रखवाता है। राज्य विधान मंडल में रखवाता है। ओके, नेक्स्ट लाइन में लिखो, मतलब नेक्स्ट पॉइंट लिखना है। देखिए, राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही धन विधेयक राज्य विधानसभा में रखा जाता है। राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही धन विधेयक राज्य विधानसभा में रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप और इंपोर्टेंट लगाना, आर्टिकल 243I आर्टिकल 243I कैपिटल आई लिखना। आर्टिकल 243I के तहत राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। प्रत्येक 5 वर्ष के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट लिखो, राज्य की आकस्मिकता निधि कंटिजेंसी फंड राज्यपाल के अधीन होती है। राज्यपाल के अधीन होती है। हो गया, याद रहेगा? किसी को डाउट है? नहीं है? नेक्स्ट लाइन डालो, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां। नेक्स्ट लाइन डालना है, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां। ठीक है, विवेकाधीन शक्ति का मतलब होता है, चलो अभी डिस्कस करेंगे, पहले एक प्रश्न डिस्कस कर लेता हूँ, थोड़ा आराम मिल जाएगा बोलने का। और लोग ठीक है, जब राष्ट्रपति व राज्यपाल नाम मात्र के प्रमुख है तो सरकार इन पदों को हटा क्यों नहीं देती? संविधान में संशोधन करके इन पदों पर सरकार के लाखों करोड़ रुपया खर्च क्यों होते हैं? तो होता क्या है, इसको सिस्टम को समझना पड़ेगा। आपकी समस्या सोचने के हिसाब से जायज है पर तार्किक नहीं है। ठीक है, एक सिस्टम डेवलप करते हैं हम लोग, एक प्रणाली होती है देश को चलाने की। हर जगह हम ये नहीं देख सकते कि इस पर इतना पैसा खर्च हो रहा है तो उसको हटा क्यों नहीं करेंगे। राष्ट्रपति, एक तो सबसे खास बात, हमने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है और संसदीय शासन प्रणाली के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था होती है कि एक व्यक्ति नाम मात्र का प्रमुख होगा और बाकी व्यक्तियों का समूह होगा, वो
वास्तविक प्रमुख होगा। अब जैसा आप बोल रहे ना, इसका एक तरीका है कि हम अध्यक्षात्मक प्रणाली को अपना लें। किसको? अध्यक्षात्मक, की एक ही व्यक्ति को सारी पावर देते, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर है, राष्ट्रपति और केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति होगा, राज्य स्तर पर राज्यपाल होगा। पर भारत जैसे विविधता वाले देश में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली सही नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति को पावर देना उसे तानाशाह बनाना है। समझ रहे हैं? वो तानाशाही को कराएगा, और जब वो तानाशाही करेगा तो आप नियंत्रण कैसे करोगे? ठीक है, तो हमने क्या सिस्टम डेवलप कर रखा है कि कोई भी तानाशाह नहीं बन सकती। अगर मंत्रिपरिषद ने भी संविधान के दायरे से बाहर जाकर कोई निर्णय लेकर राज्यपाल के पास भेजा, राज्यपाल बोलेगा नहीं करूंगा साइन। समझ में आया? अगर मंत्रिपरिषद तानाशाही को कराती है तो राज्यपाल उसको क्या कर देगा? रोक लगा देगा। ठीक है, और ज्यादा अगर कुछ हो रहा है तो राज्यपाल उस फाइल को राष्ट्रपति के पास भेज देगा। बेनिफिट क्या होगा कि मंत्रिपरिषद तानाशाह नहीं बनेगी। समझ में आया? जैसे घर के अंदर जो परिवार का जो मुखिया होता है, वृद्ध व्यक्ति, ऐसा तो उसमें भी बहुत खर्च हो जाता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है, आपको निर्भर भी रहता है, बीमार भी रहता है, और भी चीजें होती है, लेकिन फिर भी उसकी बात माननी पड़ती है ना। एक टाइम ऐसा आता है जिसमें आपने निर्णय ले लिया, होता नहीं, मुझे मंजूर नहीं है, फिर वो बोलता है कि अगर मैं इसके बिना किया जाना है तो तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म, मैं आऊंगा ही नहीं। ठीक है, और जब वो बोलता है कि शादी में मैं आऊंगा नहीं, तो सब कुछ चाहिए कि वो दादाजी का वो दिख नहीं रहे, तब आप क्या बोलेंगे? इसलिए आपको मनाना पड़ेगा। समझ में आया? कभी कभी उसे लगता है कि तार्किक निर्णय लिया जा रहा है तो उस पर रोक लगा देगा, पर दादाजी को इतनी शक्ति नहीं देनी है कि हर जगह रोक लगाए। ठीक है, तो कई बार उनको मना लिया जाता है। सेम इसी प्रकार की स्थिति, तो एक सिस्टम है और पैसा खर्च करना पड़ेगा। ठीक है ना? क्या करेंगे पैसा जमा करके? है ना, वैसे भी सारा श्रम जमा हो जाएगा तो जमा करके क्या करेंगे? ये खर्च हमें करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी आवश्यकता है। और भारत में संसदीय प्रणाली अच्छी है अन्य देशों की तुलना में, हमारे यहाँ इसकी वजह से नियंत्रण हो पाता है। समझ में आया? एक व्यक्ति का समूह मिलकर काम करेगा और सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। तो मान लो 30 लोगों की मंत्रिपरिषद है, तो एक मंत्री गलत करेगा तो जिम्मेदारी सबकी है, तो बाकी उसको रोकेंगे कि भाई तेरी वजह से लोग हमको भी गालियां देंगे, तो रुक जा। वरना एक व्यक्ति को आपने सारी पावर दे दी तो इस बात की संभावना है कि वो क्या बन जाएगा? तानाशाह बन जाएगा। प्रश्न अच्छा है आपका। इसके बाद क्या है? विधानसभा में 2 सदन को, विधानसभा में 2 सदन नहीं होते, विधानमंडल में होते हैं। विधानमंडल में 2 सदन हो सकते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। अपने राजस्थान में केवल विधानसभा है ना? केंद्र में 2 सदन, राज्यसभा और लोकसभा। हाँ, तो जैसे विधानमंडल ये वैसे ही संसद है, ना कि विधानसभा। जैसे विधानमंडल है वैसे संसद, संसद में 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। जैसे विधानमंडल में 2 सदन है, विधानसभा और विधान परिषद। कॉलेज वाले कॉल करके परेशान कर रहे हैं, बिना कॉलेज जाए 75% अटेंडेंस कैसे पूरी करें? सीधा प्रश्न पूछना है कि बिना कॉलेज जाए कैसे अटेंडेंस पूरी करें? बात कर रहे उनसे कि कितना लोगे करवाने के लिए। ठीक है, फिर अटेंडेंस आपकी पूरी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा है, आगे बढ़ें। तो विवेकाधीन शक्ति का मतलब होता है कि एक ऐसी स्थिति जिसमें राज्य का राज्यपाल बिना मंत्रिपरिषद के परामर्श के काम करे, बिना मंत्रिपरिषद के परामर्श के, और मंत्रिपरिषद के परामर्श के बिना वो कुछ ही परिस्थितियों में काम कर सकता है। जैसे सबसे पहला, राज्य विधानसभा के चुनाव में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त ना हो तब राजभवन अत्यधिक प्रसन्न होता है, क्योंकि अगर किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है तो वो अपने विवेक के अनुसार किसी को क्या करेगा? मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है, और एक निश्चित समय के भीतर बहुमत सिद्ध करने के लिए कह सकता है। दूसरी परिस्थिति है जब राज्य के मुख्यमंत्री का पद अचानक रिक्त हो जाए, ठीक है, और सत्तारूढ़ दल अगले मुख्यमंत्री का चयन करने में असफल रहे, तो वो किसी व्यक्ति को कार्यवाहक मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। तीसरी परिस्थिति है जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो अपने विवेक के अनुसार वो राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। ध्यान रखना है, संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में वो मंत्रियों से नहीं पूछेगा कि राष्ट्रपति शासन लगवा दूं क्या, है ना? क्योंकि राष्ट्रपति शासन का सीधा परिणाम ये होता है कि मंत्री घर बैठेगा सबसे पहले,
मंत्रिपरिषद तुरंत बंद होती है, तो वो अपने विवेक के अनुसार करेगा। चौथी परिस्थिति ये है कि जब उसके हस्ताक्षर हेतु कोई विधेयक आता है तो वो अपने विवेक के अनुसार निर्णय करता है कि साइन करना है या नहीं करना है। समझ में आया? देखो देखिए, जब राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श के बिना कार्य करे, मंत्रिपरिषद के परामर्श के बिना कार्य करे, तो इसे उसकी विवेकाधीन शक्ति कहा जाता है। विवेकाधीन शक्ति कहा जाता है। निम्नलिखित परिस्थितियों में राज्यपाल विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करता है। विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करता है। ठीक है, प्लस पॉइंट लिखो हम। जब राज्य विधानसभा के चुनाव में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त ना हो, तो राज्यपाल अपने विवेक के अनुसार किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर बहुमत सिद्ध करने के लिए कह सकता है। समझ में आया? भाई किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ तो किसी को तो मुख्यमंत्री अपॉइंट करना पड़ेगा, किसी को मौका देना पड़ेगा, वो सारे प्रयास करेगा। हाँ, और उसने सारा ट्राई कर लिया और कोई बहुमत सिद्ध नहीं कर पाया, फिर वो विधानसभा बंद कर देते हैं। क्या कर देगा? विधानसभा बंद कर देगा। फिर से क्या होंगे? चुनाव होंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखो हम। जब राज्य के मुख्यमंत्री का पद अचानक रिक्त हो जाए, तो सत्तारूढ़ यानी जो दल पावर में है, और सत्तारूढ़ दल अपना नेता चुनने में असफल रहे, तो राज्यपाल किसी व्यक्ति को कार्यवाहक मुख्यमंत्री कार्यवाहक
मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। कार्यवाहक मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो हम। जब राज्यपाल के विचार हेतु कोई विधेयक लाया जाता है, तो उस विधेयक पर विचार करना समझ में आया? साइन करना है, वापस लौटाना है, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना है ना? लास्ट पॉइंट लिखिए। जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना, देखिए, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना, ये भी विवेकाधीन शक्ति है उसकी, है ना? ये राज्यपाल का पूरा बेसिक है। ठीक है, प्रश्न पूछा है कि अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है? अधिकतम अवधि जैसा कोई प्रोविजन नहीं है कि सत्र आरंभ होने के 6 सप्ताह के भीतर वो पारित हो जाना चाहिए। कुछ गाइड वगैरह उसमें 7.5 महीने लिखे हुए हैं, नहीं है सब कुछ। कैसे लिखते हैं 7.5 महीने? वो उन्होंने लिखे, कैसे लिखे? 2 सत्रों के बीच में 6 माह से अधिक का गैप नहीं होगा तो 6 महीने तो वो जोड़ लिए उसमें उन्होंने, और फिर सत्र आरंभ होने के बाद 6 सप्ताह वो जोड़ा उन्होंने, तो 42 दिन वो जोड़ लिए, तो फिर 7.5 महीने क्यों? कैसे लिखो? 7 महीने 12 दिन। समझ में आया? ये फालतू की बात है, ऐसा एग्जाम में प्रश्न भी आपको नहीं मिलेगा। प्रश्न मिलेगा 6 सप्ताह वाला, है ना? कि क्या रखना है, तो अधिकतम अवधि में माइंड में रखना। इसके बाद अमेरिका मिशनरियों का क्या अर्थ है? अमेरिकी मिशनरी शायद ईसाई मिशनरियों से रिलेटेड पूछा होगा आप लोगों ने किसी ने, वही है क्या प्रश्न? ये धर्म प्रचार से संबंधित मिशनरी है जो अमेरिका, इसके अलावा यूरोप के विभिन्न देशों से भेजी जाती है और भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करते हैं। पंजाब में खूब पॉपुलर है आजकल। आप जो देखते होंगे सोशल मीडिया पर बहुत सारी महिलाओं को एकदम से वो लोग देता आते हैं, ठीक है, और वही लोग सोशल मीडिया पर डालते हैं हिंदू धर्म के बारे में देखो इतना हो रहा है, और वही जो पास्टर के रूप में जो लोग काम करें, पास्टर वो सबके सही कर देते हैं। तो इनको बोला नहीं जाता है सोशल मीडिया पे कि अगर इतना ही कुछ अच्छा है आपका कि किसी का हाथ लगाने से आप किसी का भी दर्द सही कर देते हो, तो यार वो घुटनों पर है, में जो बोल है व्हील चेयर से चलता है बेचारा। ठीक है, जो ईसाई धर्म में सर्वोच्च गुरु है, जो हाथ उसके घुटने पर भी रखो थोड़ा सही हो जाए, क्या कर सकते हैं? ऐसा ही वित्त आयोग और वित्त मंत्रालय में अंतर क्या है? वित्त मंत्रालय अलग है, वित्त आयोग अलग है। वित्त आयोग का काम केंद्र स्तर पर केंद्र और राज्य के बीच में वित्त के बंटवारे के लिए सिफारिश करना है, और राज्य स्तर पर राज्य की सरकार पंचायतों को कितना धन उपलब्ध कराएगी इसके लिए सिफारिश करना है। इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे हम। क्या दोनों सेम है? केंद्र और राज्य दोनों में समझाए, दोनों में अलग अलग होते हैं। केंद्र का अपना अनुच्छेद 280 के तहत अलग वित्त आयोग होता है, राज्य का 243 आय के तहत अलग वित्त आयोग होता है। राज्य का वित्त आयोग पूरा डिटेल में हमें पढ़ना है। ठीक है, क्या लिखा हूँ? गुरुदेव के चरणों में जेठालाल की तरह। ठीक है, गर्मी का आलम क्या बताऊं गुरुदेव, मेरे फेस पर मैंने मूंगले के छिलके रखे हैं। ह्यूमिडिटी के कारण वह छिलके भी सिकुड़ रहे हैं। ह्यूमिडिटी से सिकुड़ना नहीं चाहिए, तो हमको फूलना चाहिए।
ठीक है, समझ में आया? अगर ड्राई एनवायरमेंट होगा ना तब वो सीखोगे, ऐसा मुझे लगता है। बात तो यानी कि घरे बैठे रहेंगी, 10 चीजें नौकरी तो चाहिए। हाँ, ये सही है। खड़े रहो तुम लोग। देखो मैं भी थोड़ा देख चुका हूँ।